Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is रेटिंग ऑफ बिल्डिंग और एरियाज ऑफ डिजिटल कनेक्टिविटी पीआईबी। तो हम जानेंगे इसके बारे में डिटेल्स में। पीआईबी का न्यूज है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई रिसेंटली रिलीज इज रिकमेंडेशन ऑन रेटिंग ऑफ बिल्डिंग्स और एरियाज फॉर डिजिटल कनेक्टिविटी। जो ट्राई है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उन्होंने अभी हाल ही में रिलीज किया है उनके रिकमेंडेशन को रेटिंग ऑफ बिल्डिंग और एरिया फॉर डिजिटल कनेक्टिविटी को लेकर। इसका मकसद क्या है, ऑब्जेक्टिव? This is to promote making digital connectivity infrastructure an intrinsic part of building development plan, similar to other building service such as water, electricity, etc. ये जो किया गया है प्रमोट करने के लिए डिजिटल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर को, ताकि जो इंस्ट्रिक पार्ट है बिल्डिंग डेवलपमेंट प्लान का, जैसे कि आपका अदर बिल्डिंग सर्विस हो गया, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, उसी के जैसे रिकमेंडेशन क्या दिया गया है। Amendment in the Model Building Bylaws and National Building Code of India. Buyers Builder Agreement should specify requirement for DCI, system for rating building for DCI, on lines of green building rating. तो जो अमेंडमेंट होगा मॉडल बिल्डिंग बायलॉज पे, नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया पे, बायर्स बिल्डर एग्रीमेंट जो है वो स्पेसिफाई करेगा रिक्वायरमेंट को डीसीआई के लिए, सिस्टम होगा रेटिंग बिल्डिंग फॉर डीसीआई के लिए। ट्राई के बारे में भी हम जान लें, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। TRAI is a regulatory body for telecommunication sector in India set up by the Government of India under the Telecom Regulatory Authority of India Act 1997. तो ट्राई है आपका टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये एक रेगुलेटरी बॉडी है टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के लिए भारत में, जिसको सेटअप किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1997 के माध्यम से। यूपीआई पे लिंकेज पीआईबी की न्यूज है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, जानेंगे इसके बारे में, इसका क्या बेनिफिट है, सब कुछ डिटेल्स में। As a part of an agreement, India's UPI will be linked to Singapore Pay Now. ये एक एग्रीमेंट के तहत इंडिया का जो यूपीआई है उसको लिंक किया जा रहा है सिंगापुर के पे नाउ के साथ। सिंगापुर इज द फर्स्ट कंट्री विच क्रॉस बॉर्डर पर्सन टू पर्सन पेमेंट फैसिलिटी हैज बीन लॉन्च। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिंगापुर जो है ये पहला कंट्री है जिसके साथ क्रॉस बॉर्डर पर्सन टू पर्सन पेमेंट फैसिलिटी को लॉन्च किया गया है। Acceptance of UPI payment through QR code is already available in selected merchant outlet in Singapore. और जो एक्सेप्टेंस है यूपीआई पेमेंट का क्यूआर कोड के माध्यम से, ये पहले से ही अवेलेबल है सिलेक्टेड मर्चेंट आउटलेट में सिंगापुर के। Of the total inward remittances of India in 2020-21, the share of Singapore stood at 5.7%. जो टोटल इनवर्ड रेमिटेंस है भारत के लिए 2020-21 के समय पे, उसमें जो शेयर था सिंगापुर का वो आपका 5.7% था। क्या बेनिफिट है इस यूपीआई पे लिंकेज का? This will help the Indian diaspora in Singapore, especially migrant worker, student, instantaneous and low cost transfer of money from Singapore to India and vice versa. ये मदद करेगा जो इंडियन डायस्पोरा है सिंगापुर पे, स्पेशली माइग्रेंट वर्कर, स्टूडेंट को, कि वो इंस्टेंटेनियस और लो कॉस्ट ट्रांसफर कर पाएंगे मनी को सिंगापुर से भारत में और भारत से सिंगापुर में भी। इट एलिमिनेट द रिस्क ऑफ शेयरिंग बैंक अकाउंट डिटेल्स विद द रेमिटर। और ये एलिमिनेट कर देगा जो खतरा था शेयर करने को लेकर बैंक अकाउंट डिटेल्स को रेमिटर के साथ। UPI support both person to person and person to merchant payment and it also enables a user to send or receive money. UPI जो है ये सपोर्ट करते हैं दोनों ही पर्सन टू पर्सन और पर्सन टू मर्चेंट पेमेंट को, और ये इनेबल करता है यूजर को कि वो सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं मनी को। It closely aligned with G20 financial inclusion priority of driving faster, cheaper and more transparent cross-border payment. और ये क्लोजली अलाइन कर रहा है G20 के फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रायोरिटीज को, ताकि ड्राइव किया जा सके फास्टर, चीपर और मोर ट्रांसपेरेंट क्रॉस बॉर्डर पेमेंट को। व्हाट इज यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसके बारे में भी हम जानेंगे। It is an advanced version of immediate payment service (IMPS), round-the-clock fund transfer service to make cashless payment faster, easier and smoother. ये आपका एक स्मार्ट एडवांस वर्जन है इमीडिएट पेमेंट सर्विस IMPS का, जो कि राउंड द क्लॉक फंड ट्रांसफर सर्विस में मदद करता है ताकि कैशलेस पेमेंट किया जा सके उसको काफी तेज, आसानी और स्मूथर वे पे। It integrates multiple bank accounts into a single mobile application, merging several banking features, seamless funding routing and merchant payment into one hood. और ये इंटीग्रेट करता है मल्टीपल बैंक अकाउंट को एक सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन के साथ, मर्ज कर रहा है बहुत सारे बैंकिंग फीचर्स को, सीमलेस फंड रूटिंग कर रहा है और मर्चेंट पेमेंट को एक हुड के अंतर्गत। ऑपरेटर की अगर हम बात करें तो इसका जो ऑपरेटर है वो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI है। ऑरिजिन इसका कैसे हुआ था, तो NPCI लॉन्च यूपीआई विद 21 मेंबर्स बैंक इन 2016। NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था यूपीआई को 21 मेंबर बैंक के साथ 2016 में। NPCI के बारे में भी हम जान लें। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी अंडर द कंपनी एक्ट 1956 इज एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑपरेटिंग रिटेल पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया।
जो एनपीसीआई है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी अंडर कंपनी एक्ट 1956, ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ऑपरेट कर रहा है रिटेल पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम को भारत में। ये एक इनिशिएटिव है आपका आरबीआई और इंडियन बैंक एसोसिएशन का, जो प्रोविजन आपका पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 उसके अंतर्गत। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, पीएलआई स्कीम ऑफ फार्मास्यूटिकल। जो पीएलआई स्कीम आपका फार्मास्यूटिकल सेक्टर के लिए, इसके बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे। Department of Pharmaceutical has released the first tranche of incentive under the Product Link Incentive Scheme of Pharmaceutical। तो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल है, उन्होंने रिलीज किया है पहले ट्रांच को इंसेंटिव का प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम ऑफ फार्मास्यूटिकल्स के लिए अंडर द आत्मनिर्भरता इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट। द डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल लॉन्च द पीएलआई स्कीम फॉर फार्मास्यूटिकल इन 2021। आत्मनिर्भरता इनिशिएटिव के अंतर्गत गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल है, उन्होंने लॉन्च किया था प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम को फार्मास्यूटिकल सेक्टर के लिए 2021 में। इसका मकसद क्या था, ऑब्जेक्टिव? तो टू एनहांस इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी एंड कंट्रीब्यूट टू प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन टुवर्ड हाई वैल्यू गुड इन द फार्मास्यूटिकल सेक्टर, कि इनहेंस किया जा सके इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी को और कंट्रीब्यूट किया जा सके प्रोडक्ट के डाइवर्सिफिकेशन में हाई वैल्यू गुड्स की और फार्मास्यूटिकल सेक्टर के लिए। 3 डिफरेंट कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट आर बीइंग सपोर्टेड अंडर द स्कीम, और जो 3 डिफरेंट कैटेगरी है प्रोडक्ट के जिसको कि सपोर्ट किया जा रहा है इस स्कीम के अंतर्गत। कैटेगरी 1 बायोफार्मास्यूटिकल, कॉम्प्लेक्स जेनरिक ड्रग्स, पेटेंटेड ड्रग और ड्रग्स नियरिंग पेटेंट एक्सपायरी, सेल बेस्ड और जीन थेरेपी ड्रग्स, ऑर्फन ड्रग्स, स्पेशल इम्फेटी कैप्सूल, कॉम्प्लेक्स एक्साइपिएंट, ये कैटेगरी 1 पे आता है। कैटेगरी 2 पे बल्क ड्रग्स आते हैं और कैटेगरी 3 पे वैसे ड्रग्स जिसको कि नहीं कवर किया गया है कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 पे, जैसे कि रिपर्पस ड्रग, ऑटो इम्यून ड्रग, एंटी कैटल ड्रग, इस सारा जो आपके कैटेगरी 3 पे आते हैं। India has started making 29 out of 43 critical active pharmaceutical ingredient that were earlier imported। और इंडिया ने स्टार्ट कर दिया है तैयार करना 29 आउट ऑफ 43 क्रिटिकल एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट को, जिसको पहले इंपोर्ट किया जाता था। बहुत जल्द इंडिया और भी इसमें आगे बढ़ेगा। API is a part of medicine, the other part being excipient chemically inactive substance that help deliver the API to the organ that produce the intended therapeutic effect। जो एपीआई है आपका एक पार्ट है मेडिसिन का ही, जो कि अदर पार्ट जो उसका होता है एक्सिपेंट होता है, जो कि केमिकली इनएक्टिव सब्सटेंस होता है, जो मदद करता है डिलीवर करने में एपीआई को ऑर्गन तक। ये प्रोड्यूस करता है इंटेंडेड थेरेप्यूटिक इफेक्ट को, जैसे कि आपका पेन किलर क्रोसिन हो गया। एपीआई जो है इसका वो पैरासिटामोल है जो कि रिलीव करता है पेन को, जबकि आपका एक्सिपेंट जो है वो फिलर, बाइंडर और प्रिजर्वेटिव है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर, पीआईबी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम जानेंगे क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर क्यूसीओ के बारे में। Ministry for Commerce and Industry, Consumer Affairs, Food and Public Distribution and Textile has said that there is need to issue quality control order across sector in the electrical industry। जो मिनिस्ट्री फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कंज्यूमर अफेयर और फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेक्सटाइल है, उन्होंने कहा है कि आवश्यकता है इश्यू करने का क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर को अक्रॉस सेक्टर के लिए इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में। It will help save the industry from unfair competition from non-transparent economy, which are pumping low-quality goods and suboptimal goods into the country। ये मदद करेगा सेव करने में इंडस्ट्री को अनफेयर कंपटीशन से, नॉन ट्रांसपेरेंट इकोनॉमी से, जो कि पंप कर रहे हैं लो क्वालिटी गुड्स को और सब ऑप्टिमल गुड्स को कंट्री पे। ऑल्सो गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड क्यूसीओ फॉर फेरो निकल ग्रेड फॉर 6 मंथ, और गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दिया क्यूसीओ को फेरो निकल ग्रेड के लिए भी 6 मंथ तक के लिए। ये फेरो निकल के बारे में भी हम जान ले। इट इज ए फेरोली कंटेनिंग आयरन एंड निकल यूज टू प्रोड्यूस स्टेनलेस स्टील एंड निकल एलॉय स्टील। ये जो आपका ये फेरो एलॉय है जो कि कंटेन करता है आयरन और निकल को, जिसका उपयोग किया जाता है प्रोड्यूस करने के लिए स्टेनलेस स्टील को और निकल एलॉय स्टील को। क्यूसीओ जो आपका क्यूसीओ है, दे आर इश्यू बाय वेरियस मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट टू रेगुलेट द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड इंश्योर कंप्लायंस इन द एक्सरसाइज ऑफ पावर कन्फर्ड अंडर द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट 2016। जो क्यूसीओ है ये इसको इश्यू किया जाता है अलग अलग मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट के द्वारा, ताकि रेगुलेट किया जा सके क्वालिटी को प्रोडक्ट का, इंश्योर किया जा सके कंप्लायंस को यूज करते हुए अपने पावर को जो कि उनको दिया गया है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट 2016 के माध्यम से। Item under this order cannot be produced, sold or traded, imported and stocked unless they bear the BIS mark। और आइटम जो कि इस ऑर्डर के अंतर्गत है उसको नहीं प्रोड्यूस किया जा सकता, बेचा या ट्रेड किया जा सकता, इंपोर्ट या स्टॉक किया जा सकता है जब तक कि उसमें BIS मार्क ना हो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यू वेट वैरायटी दैट कैन बीट द हीट। तो जो नया वेट वैरायटी है जो कि बीट कर सकता है हीट को, इसके बारे में हम जानेंगे। The IARI scientists have developed 3 varieties of weight, all of them incorporating genes that are responsible for the mild vernalization requirement, preventing premature flowering and early heading।
जो IARI के साइंटिस्ट है उन्होंने डेवलप किया है 3 वैरायटीज को वेट का। ये सारे जो है वो इनकॉर्पोरेट करते हैं जीन्स को, जो कि रिस्पॉन्सिबल है माइल्ड वर्नलाइजेशन रिक्वायरमेंट के लिए, जो कि प्रिवेंट करेगा प्रीमेच्योर फ्लोरिंग को और अर्ली हेडिंग को। जो पहला है आपका HDCSW18, इसको रिलीज किया गया था और ऑफिशियली नोटिफाई किया गया था 2016 में। इसका पोटेंशियल है कि जो वेट टिल्ड होगा आपका 7 टन पर हेक्टर का, जबकि पहले 6 से 6.5 टन था एग्जिस्टिंग पॉपुलर वैरायटी का। ये जो है टॉल होंगे कंपेयर टू 90-95 सेंटीमीटर नॉर्मल हाई यील्डिंग वैरायटी से। ये इसको प्रोन बनाएगा लॉजिंग और बेंडिंग से, ईयर हेड से, हेवी वेल फाइन ग्रेन्स होंगे। तो सेकेंड वैरायटी आपका वो HD3410 है, जिसको रिलीज किया गया था 2022 पे। इसका हायर यील्ड पोटेंशियल है, 7.5 टन पर हेक्टर का इसका पोटेंशियल होगा और प्लांट का हाइट जो है वो लोअर प्लांट होगा 100 से 105 सेंटीमीटर तक का। जो तीसरा आपका वो HD3385 है, जो कि मोस्ट प्रोमिजिंग है। ये आपका सबसे कम लॉजिंग प्रोन होगा और मोस्ट एमिनेबल होगा अर्ली सोइंग के लिए। IARI ने रजिस्टर किया है कि जो HD3385 है ये प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी और फार्मर राइट अथॉरिटी को भी प्रोवाइड करेगा। इसका जो है लाइसेंस जो होगा वैरायटी के लिए DCM सीमम लिमिटेड जो है वो ऑन बायोसीड के माध्यम से होगा, जो कि मल्टी लोकेशन में ट्रायल किया जा रहा है और सीड मल्टीप्लीकेशन भी किया जा रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हीट डोम्स। तो हम जानेंगे हीट डोम्स के बारे में। पहले भी इस टॉपिक को हम लोगों ने कंसीडर कर रखा है, क्या इसका इफेक्ट होता है, सब कुछ हम डिटेल में कंसीडर करेंगे। A heat dome is a meteorological phenomenon that occurs when a high pressure system traps hot air in the region, causing temperature to rise and creating a dome of hot air. This dome of hot air can persist for several days or weeks, leading to prolonged period of extreme heat and heat waves. जो हीट डोम होता है ये एक मेट्रोलॉजिकल फिनोमिनन है, जो कि होता है जब हाई प्रेशर सिस्टम ट्रैप करता है हॉट एयर को एक रीजन पे, जिसके कारण जो टेम्परेचर होता है वो राइज करता है और क्रिएट करता है एक डोम को हॉट एयर का। ये जो डोम होता है हॉट एयर का ये परसिस्ट कर सकता है सेवरल डेज से वीक्स तक के लिए, जिसके कारण ये प्रोलॉन्ग पीरियड के कारण एक्सट्रीम हीट व हीट वेव्स होता है। क्या इफेक्ट है हीट डोम का? They are dangerous for human health, especially for vulnerable population such as elderly, children and those with persistent health condition. ये काफी खतरनाक है ह्यूमन हेल्थ के लिए, स्पेशली वल्नरेबल पॉपुलेशन के लिए, जैसे कि एल्डरली हो गया, चिल्ड्रेन हो गया, या जिनको पहले से कोई हेल्थ प्रॉब्लम है उनके लिए काफी ज्यादा खतरनाक है। इम्पैक्ट फूड प्रोडक्शन में भी इसका प्रभाव पड़ता है। इंक्रीजिंग वाइल्ड फायर, इसके कारण वाइल्ड फायर के जो केसेस है उसमें भी इंक्रीज होता है। लीड टू ड्रॉट एंड अदर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, इसके कारण ड्रॉट भी आता है और ज्यादा इन्वायरमेंटल में भी इसका प्रभाव को देखा जा सकता है। इंक्रीज एनर्जी डिमांड एंड स्ट्रेन ऑन द पावर ग्रिड ड्यू टू इंक्रीज यूज ऑफ एयर कंडीशनिंग, और जो एनर्जी डिमांड है ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है पावर ग्रिड के ऊपर, क्योंकि जो डिमांड है एयर कंडीशनर का काफी ज्यादा बढ़ जाता है। व्हाट कैन बी डन, क्या किया जा सकता है? Staying hydrated, avoiding outdoor activity during the hottest part of the day and providing cool shelter for vulnerable population. हमें हाइड्रेटेड रहना होगा, अवॉइड करना होगा आउटडोर एक्टिविटी को हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे के समय पे, प्रोवाइड करना होगा कूलिंग सेंटर को वल्नरेबल पॉपुलेशन के लिए। Government and policymaker can also take steps to reduce greenhouse gas emission and mitigate the impact of climate change to prevent the frequency and intensity of heat dome from increasing further. और जो गवर्नमेंट या पॉलिसी मेकर है वो स्टेप ले सकते हैं रिड्यूस करने के लिए ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को और मिटिगेट करने के लिए इम्पैक्ट को क्लाइमेट चेंज का, ताकि प्रिवेंट किया जा सके फ्रीक्वेंसी को और इंटेंसिटी को हीट डोम का, ताकि ये और ज्यादा ना बढ़े। ये आप यहाँ पे देख के समझ सकते हैं किस तरीके से हीट डोम जब आपको फॉर्म करता है तो जो एक मास होता है वार्म एयर का बिल्ड अप होता है ड्राई समर कंडीशन के दौरान, और हाई प्रेशर जो होता है एटमॉस्फेयर का वो पुश करता है वार्म एयर को नीचे की ओर, और ये जो एयर है ये कंप्रेस होता है और ज्यादा इवन हॉटर हो जाता है। ये जो है आपका एयर वो ट्रैप हो जाता है, जिस कारण जो है आपका टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ता है, हीट वेव भी वहाँ पे आप क्रिएट हो जाता है। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media links. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.